नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न को आप लोग पढ़ के उसके ऑप्शन में जो भी सही आपको ऑप्शन लगता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का एक प्रमुख घटक है? इनमें से क्या ऐसा है जिसके होने पर शिक्षण को अच्छा या प्रभावशाली माना जाता है? दंड, रोट मेमोराइजेशन मतलब पनिशमेंट यानी दंड, रोट मेमोराइजेशन यानी कि रटना, एक्टिव एंगेजमेंट सक्रिय सहभागिता, टीचर डोमिनेंस यानी शिक्षक का वर्चस्व। तो इसका सही उत्तर है एक्टिव एंगेजमेंट। लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अधिगम को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो ये चार ऑप्शन आपके हैं, इनमें से आपने कोई भी सही जो सुटेबल आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन है अ पैसिव प्रोसेस, एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अ वन टाइम इवेंट, एक बार की घटना, एन एक्टिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सक्रिय और सतत प्रक्रिया, या फिर ओनली टीचर लेड प्रोसेस यानी केवल शिक्षक शिक्षक नेतृत्व वाली जो प्रक्रिया है। तो लर्निंग को हम कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लर्निंग इज एन एक्टिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षण क्या है? एक या अधिगम एक सक्रिय और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब दे आर फोर्स टू मेमोराइज, जब उन्हें रटने के लिए जोर जबरदस्ती की जाए यानी कि उनको फोर्स किया जाए रटने के लिए। लर्निंग इज मीनिंगफुल एंड कंटेक्चुअल, जब अधिगम को सार्थक और संदर्भ आधारित बनाया जाए यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उससे ही संबंधित हो सब कुछ, सारी गतिविधियां, और हर एक गतिविधि का जो सार है बच्चे को समझ में आ रहा हो। दे आर स्कोल्डेड रेगुलरली, जब बच्चों को नियमित रूप से डांटा जाए, या फिर दे सिट साइलेंटली। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग इज मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअल। जब आप अधिगम को सार्थक और संदर्भित बनाते हैं तो अधिगम अच्छा होता है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजी? इनमें से कौन एक बाल केंद्रित रणनीति है? तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक आपकी बाल केंद्रित रणनीति है या फिर चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजी है टीचिंग की। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, डिक्टेशन, श्रुतलेख, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह, रोट लर्निंग, रिटन अधिगम। देखिए, बाल केंद्रित विधि वो होती है जहां पर बच्चा एक्टिव होता है। लेक्चर मेथड में टीचर व्याख्यान करता है, लेक्चर देता है, बच्चा सिर्फ निष्क्रिय रूप से सुन रहा होता है उसको, ठीक है। डिक्टेशन में टीचर बोल रहा होता है, बच्चा जो टीचर ने बोला है उसको लिख रहा होता है, यानी कि लेक्चर मेथड में भी और डिक्टेशन मेथड में भी बच्चा अपने संज्ञान का या फिर अपने विचारों का कहीं पर कोई प्रयोग नहीं कर पाता है। रोल प्ले मेथड में बच्चे को अवसर मिलता है कि वो अपना जो भी विचार है उसको प्रस्तुत करे। और लास्ट है आपका रोट लर्निंग। रोट लर्निंग में भी जैसे शब्द लिखे गए हैं, प्रश्नों के ऐसे उत्तर लिखे गए हैं, बच्चे को वैसे ही रटने होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोल प्ले। प्रश्न संख्या 5, लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन, अधिगम अधिक प्रभावी तब बनता है जब इट हैपन्स इन आइसोलेशन, यह एकांत में होता है। लर्नर कोलैबोरेट एंड इंटरेक्ट, जब अधिगम करता सहयोग और बातचीत करते हैं यानी चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स आर क्विट यानी छात्र चुप रहते हैं। ओनली टीचर टॉक, केवल शिक्षक बोलता है। तो ऑप्शन सी और डी तो एक जैसे ही हो गए कि बच्चे चुप रहते हैं और टीचर बोलता है, या टीचर बोलता है बच्चे चुप रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है इट हैपन्स इन आइसोलेशन, कभी भी जो लर्निंग है वो आइसोलेशन में नहीं होती है, ठीक है। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस कहा जाता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि बच्चा अपने सहपाठियों के साथ, अपने माता पिता के साथ या फिर अपने शिक्षकों के साथ रह करके ही पूर्ण कर पाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सहयोग और चर्चा के माध्यम से अधिगम करता है, इसे प्राप्त कर पाता है।
अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने वाइगोस्की की बात की है। तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम क्या है, अभी आपको अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग से संबंधित जो कंसेप्ट है उनकी ब्रीफिंग, और साथ में 10-10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो कि आपके तैयारी के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। इंडिविजुअली इन ओनली, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कब होता है? केवल व्यक्तिगत रूप से होता है क्या? नहीं होता है। थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, तो वाइगोस्की रिवार्ड्स और पनिशमेंट की तो ऐसी कोई खास बात करते नहीं है अपने सिद्धांत में। थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को या सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा बल दिया है। ठीक है, बहुत एम्फोसिस किया है उन्होंने इस पर, इसीलिए उनके सिद्धांत का नाम भी आपका सोशल एंड कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका थ्रू सोशल इंटरेक्शन। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। द होम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग थ्रू, घरेलू वातावरण अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? कल की वीडियो में जिन्होंने कल की वीडियो अच्छे से देखी है पूरी, तो वहां पर इस बारे में जिक्र किया गया है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि सोशल प्रोसेस में जो होम है या फिर जो पेरेंट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, है ना? वो फर्स्ट एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, सेकेंडरी एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, टर्सरी एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि प्रथम कारक होते हैं वो बच्चे के सामाजिकरण का, द्वितीय कारक होते हैं या फिर तृतीय कारक होते हैं, ये आपको बताना है। तो प्रश्न है, द होम एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग थ्रू, घरेलू वातावरण अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? प्रोवाइडिंग प्रेशर, दबाव डालकर, क्रिएटिंग फियर, डर पैदा करके, एनकरेजमेंट एंड लैंग्वेज एक्सपोजर, बच्चों को प्रोत्साहन और भाषा प्रदर्शन। तो भाषा प्रदर्शन की जब हमने कल बात की थी तो आपने देखा था कि जो प्रथम कारक है यानी कि जो माता पिता है या परिवार है, वहां पर बच्चा भाषा का विकास अपना करता है, जो मातृभाषा वगैरह होती है। ठीक है, और या फिर रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज, तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तो पूरी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये तो वैसे भी इसका आंसर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। विच इज ट्रू अबाउट लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में अधिगम के बारे में क्या सत्य है? इट हैपन्स व्हेन बेस्ट व्हेन स्टूडेंट्स आर अलोन, सामाजिक संदर्भ की बात कर रहा है और बोल रहा है कि अच्छा होता है बच्चे अकेले होते हैं। जब बच्चा अकेले होगा तो समाज कहाँ रह गया, है ना? तो समाज से दूर रह करके पढ़ रहा है वो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो स्पेशली ये पॉसिबल नहीं है। इट इम्प्रूव्स विद पीयर इंटरेक्शन, यह साथियों के साथ बातचीत से बेहतर होता है। बिल्कुल, साथी जो होंगे वो समाज का हिस्सा होंगे, और बच्चे के लिए एक सामाजिक प्रक्रिया का भी टर्सरी जो एजेंट है वो माना जाता है पीयर्स को। टीचर शुड अवॉइड ग्रुप वर्क, अगर टीचर ग्रुप वर्क अवॉइड करेंगे यानी कि बच्चे को इंडिविजुअल वर्क करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे को सामाजिक प्रक्रिया से दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ओनली फॉर्मल सेटिंग मैटर्स, केवल औपचारिक वातावरण मायने रखता है, तो जी इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सामाजिक संदर्भ में या फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट में पीयर इंटरेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ड्यूल लैंग्वेज लर्निंग हेल्प चिल्ड्रन, द्विभाषिक अधिगम बच्चों की सहायता करता है, जैसे कि दो भाषाओं में बच्चा जब सीखता है, जैसे मैंने कल भी बात करी थी सोशल प्रोसेस में जब लैंग्वेज की बात आ रही थी, और उससे पहले भी जब हमने बाइबल्स की पढ़ा था तो वहां पर भी आपका जो टाइप्स ऑफ स्पीच है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, वहां पर भी ये बात आई थी कि बच्चा जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है, जितनी अधिक भाषाएं बच्चों को आती है, उसकी संज्ञानात्मक विकास में उतना ही उसकी लाभदायक वो होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपको सिर्फ हिंदी ही भाषा आती है तो सीखने के लिए आपके पास सिर्फ वही कंटेंट सही रहेगा जो हिंदी में लिखा हो। तो इसका मतलब हिंदी के अतिरिक्त किसी और भाषा में अगर कोई कंटेंट होता है तो वो आपके लिए किसी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं है। यहीं पर अगर आपको हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा आती तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के। ठीक है, साथ ही अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच,
आदि बहुत सारी भाषाएं आती हैं, तो जितनी ज़्यादा भाषाएं आपको आती होंगी उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प मिलेगी। तो पुराने समय में जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो बाहर के जो हमारे चाइना के या फिर कहीं और देश के जो यात्री हमारे देश में आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, तो वो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। हमारे देश के ही कई सारे विद्वान थे जिनको बहुत अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। तो जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान उतना आप विद्वान होंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये भाषा का इसमें रोल रहता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा टू डेवलप कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है विच अप्रोच सपोर्ट्स ड्यूल लैंग्वेज लर्नर्स बेस्ट। द्विभाषिक अधिगमकर्ताओं के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है? जिन लोगों को दो भाषाएं आती हैं, जो दो भाषाओं में सीख सकते हैं, उनके लिए क्या कैसे दृष्टिकोण होना चाहिए? कि इंग्लिश ओनली क्लासरूम, जब भाषाएं दो आती हैं तो सिर्फ हम एक भाषा का क्लासरूम क्यों बनाएंगे? तो ये ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा, है ना। ट्रांस लैंग्वेजिंग एंड कोड स्विचिंग, भाषा संक्रमण और कोड स्विचिंग, ये इसका उत्तर हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला तो यह है कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस लैंग्वेजिंग एंड कोड स्विचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से 10 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि अपने अन्य साथियों के साथ भी इसे शेयर करें। और फिलहाल यूट्यूब यूटेट से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वो हमारे इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल सीडीपी पर आधारित टॉपिक्स मैं लेकर के आ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे कोशिश की जाएगी कि भाषा और भाषा के बाद विषय की तरफ चलेंगे। क्योंकि भाषा और सीडीपी सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आपके अदर देन साइंस यानी एसएसटी वाले हों, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के टॉपिक अभी लेके आए जा रहे हैं ताकि जो कि सभी के लिए लाभदायक होंगे। फिर लेटर ऑन कोशिश की जाएगी कि विषय पर भी बातचीत की जाए। तो बने रहिएगा। और इससे पहले के जो वीडियोस हमारे हमने अपलोड किए हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। और आपके कोई सुझाव होते हैं तो वो भी आप ज़रूर हमें दें। धन्यवाद।